हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू क्लास। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के डीएससी कंपलसरी पेपर को, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। इससे पहले के क्लास में आप लोगों ने फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को एक ओवरव्यू के फॉर्म पे हमने देखा था, जिसमें मेन पर्पस आप लोगों को रेडिएशन के बारे में समझाना था कि हम जब बार बार ये पार्टिकल्स और रेडिएशन की बात जब करेंगे तो नेचुरल क्लासिकल फिजिक्स के बियॉन्ड हम एक नए तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी तक जो पिछले क्लासेस में आप लोगों ने वेव एंड ऑप्टिक्स के बारे में जो पढ़ाई की है, उससे ये बिल्कुल ही अलग तरह की चीज़ है। तो छोटी सी परिभाषा हमने जाना था कि ये फोटोन है क्या, और फोटोन यूनिवर्स में कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे सारी चीज़ें, सारे वो बॉडीज़ या सारे वो वस्तुएं जो भी ब्रह्मांड में अवस्थित हैं, जिसे अभी तक हम लोगों ने खोज पाया है वो या नहीं खोज पाया है वो, जो अपने आप में स्वयं में ऊर्जा का स्रोत की तरह बिहेव करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, वहाँ से फोटोन एज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में डेवलप होता है। तो उसी फोटोन के बिहेवियर को लेते हुए हमें अब अपने इस पेपर की स्टडी को स्टार्ट करना है, और आगे सारे यूनिट में उसी मेन कोर फंडामेंटल चीज को लेते हुए चलना है। साथ ही साथ कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स की चीजों को भी थोड़ा सा वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो जब पेपर चालू होगा हमारा, जब हम लोग ये इंट्रोडक्शन वाला ये पहला यूनिट हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, तो कुछ डाटा हम लोगों को वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, जो डीएसई का पेपर है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके लिए भी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाटा हमारे माइंड में आ जाएगा। तो फिर उसको भी क्विकली अपन चालू करेंगे। तो कुछ चीजें पहले भी मैंने बताई हुई हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हर यूनिट को 4 से 5 क्लासेस में, एक स्पेसिफिक क्लासेस में कंप्लीट किया जाए। और साथ ही साथ जैसे ही यूनिट आपका कंप्लीट होगा, तो यूनिट का जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बाय लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, तो आज हम फिर से अपने पुराने मोड के आधार पे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, कि परीक्षा में जब टॉपिक आएगा तो कैसे लिखना है, कैसे उसको बनाना है, कैसे उस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, उसको लेते हुए आज हम अपने फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स को लेते हुए स्टडी अब फॉर्मली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट वन का ये टाइटल वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है। मतलब वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को डीपली हमको इस यूनिट को पढ़ लेने के बाद हमारे माइंड में वो अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए। और क्वांटम मैकेनिक्स का ये जो पेपर है, चारों यूनिट एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर पहला यूनिट आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा यूनिट समझ में नहीं आएगा, दूसरा यूनिट आपको नहीं समझ में आया तो तीसरा भी समझ में नहीं आएगा, और चौथा भी समझ में नहीं आएगा। मतलब ये पूरा पूरा इंटर रिलेटेड चीज है। पहले यूनिट्स के कंसेप्ट जो आप बिल्टअप करते चले जाएंगे, वो आगे आने वाले यूनिट्स में आपका फाउंडेशन बनेंगे। सेकेंड यूनिट में जो आप पढ़ेंगे वो थर्ड यूनिट का फाउंडेशन बनेंगे। तो ये एक रिलेटेड चैलेंजिंग सा एक पेपर है, बट इंटरेस्टिंग भी है। आपकी कंसिस्टेंसी, थोड़ी सी आपकी पेशेंस की जरूरत है। आप अपना कमांड एक बार बनाएंगे तो लाइफ लॉन्ग इस पे आप काम कर पाएंगे। और जब अभी तो इसका टाइटल इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स है, हायर सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आपको एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स करके एक पेपर पढ़ने को मिलेगा। उसी का वो एक्सटेंडेड वर्जन और हायर लेवल के सफिक्स सिंबल्स के साथ वो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए, आज हम इस हमारे पहले यूनिट को स्टार्ट करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड वे में, कि वो क्वेश्चन टॉपिक से आएगा तो कितना लिखना है, कैसे लिखना है, छोटे मार्क्स से क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, बड़े मार्क्स से क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है। तो कहाँ तक का सिलेबस आज अपन कवर करेंगे अपने इस क्लास में। सो लिमिट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब जो पुरातन भौतिकी है, क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, पुरानी फिजिक्स, उसके क्या लिमिट्स थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हाँ बिल्कुल आता है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपके 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। या टिप्पणी लिखिए या शॉर्ट नोट्स लिखिए, हाउ द क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्ड टू एक्सप्लेन अ मॉडर्न वर्ल्ड, अ मॉडर्न काइंड ऑफ फिजिक्स। एंड आपसे पूछा जा सकता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मॉडर्न, जो आपके क्वांटम मैकेनिक्स में क्या फर्क है, क्यों फेल हुआ क्लासिकल मैकेनिक्स। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो हमें आज देखेंगे लिमिट्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल कॉन्सिक्वेंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन। तो वो कौन से ऐसे प्रयोग या भौतिकी घटनाएं थी जिनको क्लासिकल फिजिक्स ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसको जब शॉर्ट नोट्स में आएगा तो हम लगभग लगभग जितने फेलियर थे क्लासिकल मैकेनिक्स के, उन सारी चीजों को बिंदुवार लिखेंगे। उसमें से कुछ को आपके सिलेबस में स्पेसिफिक दिया है शॉर्ट नोट्स की तरह लिखने के लिए, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्ण पिंड विकिरण, प्लांक का नियम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
कॉम्पटन इफेक्ट और स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर। तो यहाँ तक का जो टॉपिक है, इसमें कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जिसको स्पेसिफिक एग्जामिनर ने 3 टॉपिक, जैसे ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कहूँ, ये वाला आपका, उसके बाद प्लांक का लॉ तो छोटा है, वो फॉर्मूला बस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बड़े मार्क्स में पूछेगा आपसे 5 नंबर में या मे बी 10 नंबर में भी पूछ सकता है इसके थ्योरी और इसको दोनों को कंबाइन करके। कॉम्पटन इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, इन पे शॉर्ट नोट्स या 5-5 नंबर के 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ तक आपको एग्जामिनर आपसे पूछेगा। बहुत बड़े क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, मतलब 4 नंबर वाले जो मीडियम रेंज के क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछेगा। 10 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, तो मे बी आगे अपन और पॉसिबिलिटी देखेंगे इधर के टॉपिक्स में, वहां पे अपन देखेंगे। तो हमारा पहला फेज इनको आज कंप्लीट करने का रहेगा। इसमें से जितने टॉपिक आज की क्लास में कवर होंगे उसको आज कवर करेंगे, देन नेक्स्ट अपन मूव करते हुए कंटिन्यूटी में उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स था क्या, क्या उसके फेलियर हैं, और किस तरह से एग्जाम में आएगा, तो आपको उसको बिंदुवार कहूँ या फिर थ्योरेटिकल वाइज में आपको उसको लिखना है। ठीक, तो चलिए इंट्रोडक्शन आप जब भी पेपर में आएगा कि लिमिट्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल कॉन्सिक्वेंस, तो क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब न्यूटनियन यांत्रिकी बोलते हैं, मतलब न्यूटन के समय की जो मैकेनिक्स है, न्यूटन के समय का जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स है, जो उनके 16वीं 17वीं शताब्दी तक जितना भी फिजिक्स में डेवलपमेंट हुआ उसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। जैसे मैक्सवेल का समीकरण आप लोग देखे होंगे या मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, वो सारे क्लासिकल फिजिक्स हैं। उन सारी चीजों को बाद में क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ा गया, वो बाद में आप सीखेंगे। तो न्यूटनियन यांत्रिकी उन वस्तुओं की गति का अध्ययन करती है जो सामान्य आकार की हो। मतलब इस फिजिक्स के साथ, क्लासिकल फिजिक्स के साथ आप उन वस्तुओं के बारे में पढ़ लिख सकते हैं जिनकी आकृति समान है, जिसको आप अपनी ह्यूमन क्षमता के अनुसार हम लोग मेजर कर सकते हैं। मतलब छोटी से छोटी चीज की भी बात करना हो, लेकिन एक लिमिट है। 10⁻⁹ मीटर तक के डिस्टेंस की चीजों के लिए क्लासिकल फिजिक्स लागू हो सकता है, और जिसकी गति, प्रकाश की गति मतलब कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से बहुत कम हो। मतलब लाइट की स्पीड में चलने वाले पार्टिकल से बहुत उसकी स्पीड कम हो, और जिनका जो साइज है वो एक एवरेज साइज का है जिसको मेजरेबल आप कर सकते हैं, उनके लिए ही क्लासिकल फिजिक्स लागू होता है। यह दैनिक जीवन की अधिकांश घटनाओं, समस्याओं को सफलतापूर्वक समझाती है। कौन? क्लासिकल मैकेनिक्स। जितने भी गति-वति और रॉकेट, स्पेस, पत्थर, घर्षण, ये सारी चीजें, जितना भी मैकेनिकल चीज जिसको हम भौतिक जगत में छू सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उन सारी चीजों को ये क्लासिकल फिजिक्स आसानी से समझाता है, अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है। बट परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो नाभिकीय कण हैं, जो उस नाभिक के अंदर और भी जो पार्टिकल्स होते हैं, वो उनकी गति और व्यवहार को क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा सकता। उसके लिए इसके नियम लागू नहीं होते। इस प्रकार की सभी घटनाओं की सफल व्याख्या करने के लिए एक नया सिद्धांत दिया गया, जिसे ही हम क्या कहेंगे जी? क्वांटम थ्योरी कहेंगे। तो इतना आपको लिखना है, जब भी पेपर में आए तो इस तरह से ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए आपको इस चीज को ऐसे समझा देना है भाई, है ना? तो ये पैराग्राफ आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब असफलता के उदाहरण, तो यहाँ पे ये 4 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पॉइंट पॉइंट में लिखेंगे कहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स लागू होने नहीं होता, और उनमें से कुछ को डिटेल में समझाना है क्यों लागू नहीं होता। तो वो जो डिटेल में समझाना है वो सिलेबस में दिया हुआ है, जो सिलेबस में लिखा है केवल उनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जितना दिया है उन सबको डिटेल में अपन को नहीं देखना है, बिकॉज डिटेल में इन सब का प्रूफ भी है। बट जो हमारे सिलेबस में दिया है उनको देखेंगे, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन आया है तो पॉइंट वाइज सबको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए क्या चीज है जिसको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा सकता? माइक्रोस्कोपिक कणों पर लागू नहीं होती। माइक्रोस्कोपिक कण मतलब जिसको माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं, छोटे छोटे कण, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, फोटोन है, और भी टाउ पार्टिकल होते हैं, जितने छोटे पार्टिकल हैं उन पे ये लागू नहीं होता। कौन सा? न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के समीकरणों से, सिद्धांतों से उसको नहीं समझा जा सकता। प्रकाश की गति के निकट असफल हो जाता है, मतलब ऐसा कोई पार्टिकल है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से चल रहा है या उसके लगभग लगभग पास पहुंचकर चल रहा है, 90% 80% भी लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंग अगर चल रहा है, तो भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग उसकी स्थिति परिस्थिति या उसके बिहेवियर की स्टडी हम नहीं कर सकते। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की व्याख्या नहीं कर सकता। आप लोगों को मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि 3rd सेमेस्टर में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के पेपर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बहुत डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा है।
मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, जिसको बहुत डिटेल में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ना हो। हम यहाँ पे जस्टिफिकेशन के मैनर से इसको पढ़ेंगे और डिटेल में ना, डिटेल मतलब बहुत डिटेल में नहीं, सारे टॉपिक्स बहुत बहुत डिटेल वाले, हमको यहाँ पे फेलियर एंड सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो ये हमारे सिलेबस में दिया है जिसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक, अगला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा सकता, इसको भी डिटेल से हमको जानना है। एटॉमिक स्टेबिलिटी अर्थात परमाणु की स्थिरता को नहीं समझा सकता, ये इसको डिटेल में सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताऊं कि एटॉमिक स्टेबिलिटी कहने का क्या तात्पर्य है। क्लासिकल फिजिक्स ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है और इस इलेक्ट्रॉन पर ये नाभिक की ओर एक अभिकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, इस तरफ, इस तरफ। ठीक, इस नाभिक के अंदर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल लगता है और ये इसके चारों ओर घूमते रहता है। तो यदि नाभिक की ओर इसके अंदर एक अभिकेंद्रीय बल लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे घूमते 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 एक धीरे 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 वो न्यूक्लियस के पास चले जाएगा और न्यूक्लियर से टकरा के उसको खत्म हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्लासिकल फिजिक्स ऐसे बताता है इसको, लेकिन ये स्टेबिलिटी नहीं है। तो एटॉमिक स्टेबिलिटी को ये नहीं बता सकता, स्थिरता को नहीं समझाता कि क्यों कोई भी एटम स्थिर रहता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्वांटम मैकेनिक्स देता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर में भी आगे वाले सेमेस्टर में कभी आप पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन हो, यहाँ हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन नाम और रीजन जरूर याद रखना है ऐसे एक एक लाइन में। और क्या क्या चीजें हैं जिसको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा सकता। एटॉमिक स्पेक्ट्रा अर्थात परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पाता है। मतलब अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ हैं अलग अलग रंग के स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अंतरिक्ष से आने वाले विभिन्न पार्टिकल्स को, विभिन्न टेरेस्ट्रियल बॉडीज को जब टेलीस्कोप या स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा जाता है तो उनमें विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं और विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम विभिन्न प्रकार के मटेरियल, विभिन्न प्रकार के तत्वों को निरूपित करते हैं। जैसे हीलियम से आने वाला प्रकाश आपको अलग दिखाई देगा, सोडियम पदार्थ से निकल के आने वाला प्रकाश आपको अलग दिखाई देगा। अगर वाटर है कहीं पे सरफेस में, वाटर का वेपर है, वहां से आने वाला लाइट का जो स्पेक्ट्रम हमको बनेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो अलग दिखाई देगा। तो वो क्यों बनता है? जैसे सोडियम लैंप में दो पीली पीली रेखाएं बनती हैं और ब्लैक उसके और बनता है, तो आखिर ये बनता क्यों है? इस चीज का एक्सप्लेनेशन क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं दे सकता। इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को हम क्वांटम फिजिक्स के तहत पढ़ते हैं, समझते हैं। वो आप आगे क्लास में देखेंगे, डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में दिया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल पदार्थों की विशिष्ट उष्मा की व्याख्या नहीं करता कि विशिष्ट उष्मा क्या चीज होता है जी। किसी पदार्थ के द्वारा उसके तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी एक्सटर्नल हीट या उष्मा की आपको आवश्यकता पड़ती है उसको उसकी विशिष्ट उष्मा बोलते हैं। ये इसके बिहेवियर को उसने डिटेल में क्वांटम फिजिक्स नहीं समझा सकता। इसके शॉर्ट नोट्स हमको तैयार करने हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसका शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा डिटेल में इसको जानेंगे, ये सिलेबस में लिखा है, बट पॉइंट वाइज आपको याद रखना है। छोटे क्वेश्चन में ऐसे एक एक लाइन का जरूर लिखना है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को नहीं समझा सकता कि क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि जो फोटोन है, जो कण है, जो रेडिएशन का पार्टिकल है, वो अपने साथ साथ एक तरंग को भी लेके चलता है, एक वेव को भी लेके चलता है और कण की तरह भी व्यवहार करता है। तो इस अवधारणा को क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा सकता। क्लासिकल फिजिक्स बोलता है कि प्रकाश जो चल के आता है वो सिर्फ एक धागे जैसा तरंग है, तरंग मतलब वेव है, सिर्फ वेव है, पार्टिकल की बिहेवियर को नहीं बता सकता। इसे तो डिटेल में हम पढ़ेंगे ही इसी यूनिट में, ये भी है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता के सिद्धांत को क्लासिकल फिजिक्स मतलब पोजीशन विथ मोमेंटम रिलेशन, कि किसी कण की स्थिति और उसके संवेग में क्या रिलेशन है, उसको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा सकता। ये आगे आने वाले यूनिट में है, इसके ऊपर पूरा यूनिट बना हुआ है, वहां पे डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम लोग। क्वांटम टनलिंग की अवधारणा को नहीं व्याख्या कर सकता। क्वांटम टनलिंग की अवधारणा कहने का मतलब है कि यदि कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, ये जो कण है इस तरह से मूव कर रहा है और ये उसका एक हडल है, ये उसका एक दीवार है, तो ये पार्टिकल ऐसे चलते हुए उस पार नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे अवरोध है। यहाँ पर क्या है जी? अवरोध है, एक दीवार आप ऐसे बना के रखे हुए हैं। ठीक, ये क्लासिकल फिजिक्स बोलता है कि यदि कोई पार्टिकल यहाँ पर है और यहाँ पर कोई अवरोध रखा हुआ है तो वो इस दिशा में चलते हुए इस हडल को पार नहीं कर सकता। ये क्लासिकल फिजिक्स का कहना है। बट क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग इस पार्टिकल के इस पार जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये पार्टिकल अवरोध के होते हुए भी
इस पार जा सकता है। ठीक, इस अवरोध के होते हुए भी इस पार वो जा सकता है। तो उसकी डिटेल में जब आप एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन वाला यूनिट हम लोग करेंगे, वहां पे आपको इसको डिटेल में जानने को मिलेगा। यहाँ पे एक लाइन में आपको समझना है कि क्वांटम टनलिंग क्या है, मतलब किसी पार्टिकल को का अवरोध को पार कर लेना क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, आप इस दरवाजा लगा है और दरवाजे के इस पार नहीं जा सकते क्योंकि वो अवरोध है। बट क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि अगर पार्टिकल के साथ कोई वेव सिचुएटेड है तो उस वेव के आधार पे हम उस वेव में ट्रेवल करते हुए उस हडल को पार कर लेंगे। मैथमेटिकल बहुत डीप में इसको सीखना है हमको, इसी आपके पेपर में उस जब यूनिट पे पहुंचेंगे तो समझ में आएगा। और कॉम्पटन इफेक्ट एक्सरे की प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सकता कि एक्सरे में एक कॉम्पटन इफेक्ट होता है। क्या होता है कि जब एक्स किरण किसी प्रकार की धातु से टकराता है तो वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग तो उसी तरफ जाता है जिस तरफ एक्सरे आ रहा था या उसी दिशा में जाता है, और दूसरा भाग जो है जस्ट उससे एक एंगल बनाते हुए दूसरे डायरेक्शन में एमिट हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। और जो दूसरा भाग एमिट होता है उसकी एनर्जी में आने वाले जो मूल एक्सरे किरण है उसमें और प्रकीर्णित होने वाले एक्सरे की किरणों में एनर्जी में डिफरेंस होता है। तो ये क्यों होता है उस चीज को भी क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा सकता। तो ये कुछ बिंदु हैं, जब आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको इस तरह से लिखना है कि क्यों फेल हुआ क्लासिकल फिजिक्स। तो आपको इतना थ्योरी में इस चीज को समझाना है और इन असफलता के उदाहरणों को ऐसा लाइन वाइज लिस्टेड कर देना है। अगर मेरे यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, आप 5, 6, 7 भी लिख देंगे तो आपके मार्क्स पूरे अच्छे तरीके से आपको मिलेंगे उस तरह के क्वेश्चन के लिए। अब हमको क्या करना है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फेलियर के बारे में तो आपने बता दिया, इतना हो गया हमारा। थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या थे ये बिंदु में जो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसमें से कुछ चीजों को एक्सप्लेन में समझना है, थोड़ा डिटेल में बताना है, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लांक लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इनको जो जितना लिखा है ना, उन 11 के 11 चीजों का नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, जो लिखा है उनको शॉर्ट नोट्स के तरीके से हमको समझना है, वही पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक, ये एक भाग मैं यहाँ से बोल सकता हूँ यहाँ तक, और वेव पार्टिकल ड्युअलिटी इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो अब इन चीजों को जो जो टॉपिक है उसको डिटेल में अपन को हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग समझना है। तो शुरू करते हैं, चलिए। सबसे पहला, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट इन डिटेल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिजल्ट्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो उसमें से सबसे पहला हम लोग अपने इस क्लास में ले रहे हैं जिसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्ण पिंड विकिरण। मैं फिर से बोलूं कि इसको डिटेल में हम लोगों ने हमारे थर्ड सेमेस्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है ना। इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन आता है, रेले जीन्स का नियम क्या होता है, और वीन विस्क का विस्थापन नियम क्या होता है, ये सारी चीजें वहां आप पढ़े हैं। और वहां पे अगर थर्ड सेमेस्टर में इसको बनाएंगे तो 7-8 पेज जाता है, क्योंकि पूरी कैविटी, वाइब्रेशन, ये सारी चीजों को लेके हम लोग उसको एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछना है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में भी उतना लंबा सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे आपके सिलेबस में इसको डालने और पूछने का पर्पस एनएपी के सिलेबस बनाने वाले का या फिर एग्जामिनर का अलग है। वो उतना डिटेल में आपसे नहीं पूछ रहा है, ये केवल एक शॉर्ट नोट्स जैसा, क्योंकि ये टॉप रिजल्ट्स हैं किसके, क्वांटम मैकेनिक्स के टॉप रिजल्ट्स हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो हमें कृष्ण पिंड विकिरण को एक समरी टाइप का समझाना है, जिसमें हमको इक्वेशंस को डिराइव नहीं करना है, उसके कुछ रिजल्ट्स को लिख के उसको एक अच्छे से आंसर मोड में लिखना है। तो कैसे बनाएंगे आप, परीक्षा में अगर आएगा कि क्लासिकल फिजिक्स के फेलियर को समझाइए, किस प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स ने या क्वांटम फिजिक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की अवधारणा का उल्लेख किया या उसे विस्तार से समझाया। Write the failures of the classical mechanics and with the help of quantum physics explain black body radiation and their important results। ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आ सकता है जो कि 5 से बड़े नंबर में ही रहेगा। ठीक, तो कैसे बनाएंगे हम उसके लिए, तो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे जी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज अ वन व्हिच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस ऑफ ऑल द वेवलेंथ व्हिच फॉल ऑन इट। एक ऐसा पिंड होता है जो अपने ऊपर आपतित होने वाले सभी प्रकार के तरंगदैर्ध्यों या आवृत्तियों के विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, कुछ भी वापस जाने नहीं देता। ठीक, वह पिंड जो स्वयं पर आपतित समस्त विकिरण को अवशोषित कर लेता है, कृष्ण पिंड या ब्लैक बॉडी कहलाता है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी नेचर में है क्या, नहीं है। तो हम लोग कैविटी या एक क्लोज चैम्बर को परफेक्ट ब्लैक बॉडी जैसा इमेजिन करते हैं, और उसके अंदर होने वाले ऑसिलेशंस और परावर्तन के आधार पे ही
इसके फॉर्मूले को थर्ड सेमेस्टर में जब डीप स्टडी कर रहे थे तो निकाले थे। तो आपको ये कैविटी का एक चित्र बनाना है। ये ब्लैक की हुई अंदर से ये पॉलिश की हुई एक तरह की गुफा, ये कैविटी है। तो अगर ये आने वाला लाइन इसमें एक रेडिएशन है, तो ये रेडिएशन इसके अंदर एंटर करेगा तो इस डायरेक्शन से इस चमकदार सतह से टकरा के इधर चला गया, इस चमकदार सतह से टकरा के इधर चले गया, इस चमकदार सतह से टकरा के इधर चले गया। और यहाँ पे जो उभार बनाया गया है, यहाँ पे उभार बनाया गया मतलब अगर ये फ्लैट होता तो यहाँ से वो रेडिएशन टकरा के बाहर जा सकता था, लेकिन यहाँ के स्ट्रक्चर को ऐसा बना दिया गया है कि वो यहाँ के नुकीली चीज से टकरा के फिर इसके अंदर ही ट्रैप हो जाएगा। मतलब ये जो भी रेडिएशन, जो भी विकिरण इसके भीतर आएगा वो वापस नहीं जा सकेगा, इसको हम ट्रैप कर लेंगे। मतलब प्रायोगिक रूप से ये एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। कायदे से ब्लैक बॉडी मतलब कोई पिंड गेंद जैसा है, उसके ऊपर जो भी विकिरण टकरा रहा है वो सबको सोख ले रहा है, वापस नहीं जाने दे रहा है। लेकिन नेचर में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, पॉसिबल नहीं है। तो उसका एक रूप जिसको क्लोज चैम्बर कैविटी बोलते हैं वो माना गया है। तो इसको स्टडी करने के लिए या शॉर्ट नोट्स का इतना परिभाषा लिखेंगे, फिर ल्यूमर तथा प्रिंगहाइज्म ने प्रयोग करके इसके निष्कर्षों को लिखा, प्रैक्टिकल करके इस तरह की कैविटी बना के उसके अंदर रेडिएशन डाल के उसके रिजल्टों को लिखा। तो उसको बिंदुवार आपको लिखना रहेगा और ये वाला चित्र बनाना है। ठीक, ये चित्र पहले भी हम लोग थर्ड सेमेस्टर में बना चुके हैं, आप पहले भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़े ही हैं। तो लैम्डा को एक तरफ ले लेना है एक्स एक्सिस में, और जो उसकी एनर्जी डेंसिटी है ई लैम्डा, उसको वाई एक्सिस में ले लेना है। तो सभी टाइप के ग्राफ का बिहेवियर जो है एक जैसा ही निकल के आता है। तो क्या बोलेंगे, किसी निश्चित तापमान पर ब्लैक बॉडी के रेडिएशन स्पेक्ट्रम में ऊर्जा समान रूप से वितरित नहीं होती। मतलब एक नेचुरल एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लेंगे और बोलेंगे कि उसकी ऊर्जा एक बराबर बटी हुई है, तो ऐसा नहीं है। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन टुकड़ा टुकड़ा टूट टूट रहता है, अविरत रहता है। ठीक, किसी निश्चित तापमान पर ऊष्मा विकिरण की तीव्रता तरंग दैर्ध्य बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है तथा एक निश्चित तरंग दैर्ध्य हेतु इसका मान अधिकतम होता है। इसके आगे तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ाने पर ऊष्मा विकिरण की तीव्रता घटती है। जैसे ये ग्राफ को ले लीजिए, इस तरफ जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो तो ये एनर्जी ऊपर की ओर है तो बढ़ रहा है। मान लो इधर बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर, जिसको लैम्डा एम से डिनोट करेंगे मीन वेवलेंथ करके, उससे आगे भी अगर वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो एनर्जी की जो वैल्यू है वो डाउन होने लगती है। और डाउन होते 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 हो डाउन होते हुए एक तरह की आइडल इस शेप को ले लेता है ऐसा करके। तो सभी ग्राफ उसी तरीके से हैं, सभी पोजीशन पे, सभी टेम्परेचर पे सारा वो रिजल्ट यही चीज को शो करता है। मतलब तापमान बढ़ाने से सभी तरंग दैर्ध्यों के उत्सर्जन में वृद्धि होती है, वो तो दिख रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये और ऊपर की ओर जाते हुए जो उत्सर्जन में वृद्धि तो हो रहा है, लेकिन बिहेवियर सेम है, बिहेवियर वैसे ही। एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के बाद एनर्जी डेंसिटी डाउन होने लगती है, उससे पहले पहले तक वो बढ़ती है। और इस तरह से अगर हम लोग ये मीन यहाँ पे अगर आप लोग लैम्डा एम एक मीन वेवलेंथ यहाँ पे जो मिलेगा आपको, है ना, उसको इसके टेम्परेचर के साथ गुणा करें तो हमें एक कांस्टेंट का वैल्यू निकलता है जिसको वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। मतलब अगर इस बने हुए कर्व का एक्स अक्ष के साथ घिरा क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो सभी वक्र के लिए वो एक कांस्टेंट या एक समान आता है। तो ये 2-3 बिंदु आपको लिखने हैं, ये डिटेल में आप पढ़े ही हुए हैं थर्ड सेम में ना, यहाँ पे शॉर्ट में अपन पढ़ना है अपन को। ठीक, तो फिर अब इसकी व्याख्या कैसे कैसे की गई, व्याख्या कैसे की गई, मतलब एक हमको क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखना है और एक क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। तो कृष्ण पिंड विकिरण की व्याख्या क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रेले जीन्स का नियम आता है यहाँ पे। रेले और जीन्स ने इसको इस तरह से इसी रिजल्ट्स को ल्यूमर और प्रिंगहाइज्म के रिजल्ट्स को लेके बताया कि यह नियम कृष्ण पिंड से जुड़ा एक क्लासिकल सिद्धांत है जो कि यह बताता है कि किसी तापमान पर कृष्ण पिंड अलग अलग तरंगदैर्ध्य लैम्डा पर कितनी ऊर्जा को विकिरणित करेगा, बाहर की ओर फेंकेगा। तो जब इस आधार पे इनके कंसेप्ट को लेते हुए जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इनका एक फॉर्मूला निकल के आता है। इस आधार पर कृष्ण पिंड को एक बंद गुहा या कैविटी माना जाता है जिसके भीतर विद्युत चुम्बकीय तरंगें परावर्तित होती रहती हैं। इस नियम के अनुसार जो एनर्जी डेंसिटी है ये निकल के आता है, ये याद करना पड़ेगा आपको ना। ठीक, इसके डिटेल इक्वेशंस होते हैं लेकिन हमें यहाँ पे उसको सॉल्व नहीं कर रहा है, बार बार बोल रहा हूँ। तो ये रेले जीन्स के नियम के जो आउटपुट निकल के आता है वो है जहाँ पे यू लैम्डा आपका एनर्जी डेंसिटी है और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो इस समीकरण के अनुसार जैसे जैसे वेवलेंथ लैम्डा घटेगी, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात आवृत्ति बढ़ेगी और आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ये बेसिक तो आप जानते ही हैं। ठीक, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य में एक संबंध भी होता है कि न्यू इज इक्वल टू
v इज इक्वल टू एन लैम्डा, वो आएगा आगे। तो मतलब इस समीकरण के अनुसार जैसे जैसे वेवलेंथ का मान घटेगा, छोटा वेवलेंथ आएगा। छोटा वेवलेंथ आएगा कहने का मतलब है कि लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। अब लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। और लाल रंग से जैसे जैसे आप आगे की ओर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे तो ब्लू या अल्ट्रा वायलेट तरफ जाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी। मतलब लाल रंग का वेवलेंथ ऐसे होता है और फिर ऐसे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे यूवी की तरफ, तो ऐसे मिलेगा। तो ये वेवलेंथ बहुत छोटा है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे वेवलेंथ बड़ा है तो फ्रीक्वेंसी कम। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में चली गई चक्करों की संख्या, तो एक सेकंड में ये इतना दूरी तय कर रहा है, वेवलेंथ बड़ा है इसका, और ये वाला बहुत वाइब्रेट बारीकी से भी वाइब्रेट, तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ये नियम क्या बोलता है कि यू लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ कि जब वेवलेंथ को बढ़ाते जाओगे तो ये भी मतलब घटाते जाओगे, छोटा करते जाओगे, वेवलेंथ को छोटा करते जाओगे मतलब फ्रीक्वेंसी को जब बढ़ाते जाओगे, इधर पहुंचते जाओगे, तो ऊर्जा बढ़ते जाएगा और इन्फिनिटी तक बढ़ते ही चले जाएगा, उसका कोई स्टॉपेज नहीं है। मतलब इस समीकरण के अनुसार जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य लैम्डा घटेगी या फिर आवृत्ति बढ़ेगी तो बहुत तेजी से एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ये मतलब ये डॉट लाइन जो दिख रहा है, आप वेवलेंथ को बढ़ाते जाइए, घटाते जाइए, आवृत्ति को बढ़ाते जाइए, ये फ्रीक्वेंसी को लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी को इस एक्सिस में बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऊर्जा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और इन्फिनिटी की ओर जा रही है, लेकिन एनर्जी कभी इन्फिनिटी नहीं होती। प्रैक्टिकली क्या बोलता है? प्रैक्टिकल तो ये बोलता है कि जैसे जैसे वेवलेंथ आप घटाओगे, ऊपर की ओर जाओगे, तो एनर्जी वक्र एक समय तक बढ़ेगा और उसके बाद फिर वो नीचे की ओर आने लगता है, डाउन आने लगता है। तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला निकल के आया, उसके आधार पे ये रेले जीन्स का नियम का कर्व है। तो अल्ट्रावायलेट जो फ्रीक्वेंसी है या अल्ट्रावायलेट तरंगों के बाद भी एनर्जी बढ़ती रहेगी, उसको अल्ट्रावायलेट कैटेस्ट्रॉफ या पराबैंगनी आपदा की स्थिति कहते हैं। जबकि वहां एनर्जी है भी नहीं, लेकिन ये थ्योरेटिकल फॉर्मूला बोल रहा है कि यस यू गेट द एनर्जी और दोस पॉइंट, इन्फिनिटी पे भी एनर्जी मिलेगी। तो ये उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ल्यूमर एंड प्रिग्हाइस में जब उसको प्रैक्टिकली ये चीज को निकाल के ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ ऐसा बना, ये देखिए एक्सपेरिमेंटल कर्व, ये वाला जो बना है ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है। तो एक्सपेरिमेंटल कर्व बोलता है कि एनर्जी एक टाइम तक बढ़ती है और उसके बाद फिर नीचे डाउन होने लगती है। तो ये फेलियर है, फिर रेले का नियम नहीं समझा पा रहा है उस चीज को कि क्यों ऐसा हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल कर्व जैसा आपका फॉर्मूला क्यों नहीं शो कर रहा है। ठीक, तो फिर उसको फिर क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को एक्सप्लेनेशन देना है। परिणाम स्वरूप मतलब इस रेले जीन्स के नियम के अकॉर्डिंग हायर आवृत्ति पर, अल्ट्रावायलेट रीजन पर एनर्जी क्या होनी चाहिए? इन्फिनिटी होनी चाहिए, जो कि संभव नहीं है, परंतु वास्तविक विकिरण का प्रभाव सीमित पाया जाता है। यही विसंगति क्या कहलाती है? पराबैंगनी आपदा कहलाती है। तो फेल है, मतलब नहीं समझा पा रहा है। ठीक है, तो रेले और जीन्स ने जब इसको समझाया तो बोला कि कैविटी के अंदर रेडिएशन विकिरण आता है और वो इस तरह से परावर्तित हो होके ट्रैप हो जाता है। अब इसको क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए प्लांक ने माना कि प्लांक ने बोला कि ये जो रेडिएशन आ रहा है ये छोटे छोटे पार्टिकल के तौर पे आ रहा है, जिसकी एनर्जी E बराबर h न्यू होती है, जो कि क्वांटम पार्टिकल या फोटोन है। वो इसके अंदर ट्रैप होकर टकरा टकरा के ऑसिलेशन करके अपनी वाइब्रेशन करके अपनी जो संख्या प्रदर्शित करता है वेव के तौर पे रहते हुए, क्योंकि जो क्वांटम पार्टिकल आ रहा है वो वेव के साथ अटैच है, मतलब वो पार्टिकल नेचर का भी है और वेव नेचर का भी है, मतलब उसमें वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो इस तरह का एक वेव आके यहाँ पे जो भी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन को देता है, उस आधार पे प्लांक ने अपना फॉर्मूला दिया, जिसको प्लांक का विकिरण नियम या क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू इसका एक्सप्लेनेशन बोलते हैं सर। ठीक, तो मैक्स प्लांक के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण लगातार नहीं होता है, बल्कि यह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट में होता है, जिसको क्वांटम बोलते हैं या फोटोन बोलते हैं। इस प्रकार कृष्ण पिंड के किसी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर उत्सर्जित विकिरण के लिए एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला प्लांक ने ये वाला दिया, इसे याद करके चलना है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है आपसे, है ना, कि प्लांक का रेडिएशन का फॉर्मूला क्या है, उसने कैसे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को समझाया। तो ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे स्टूडेंट ना थर्ड सेमेस्टर में, पूरा डिटेल में डिराइव किए थे। जिन बच्चों के पास थर्ड सेमेस्टर का नोट्स होगा वो जाके देखिएगा, इसको बहुत डिटेल में हम लोगों ने सॉल्व किया था। और उस थर्ड सेमेस्टर के उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के वीडियो का लिंक भी मैं इस क्लास के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो थर्ड सेमेस्टर वाले प्लेलिस्ट में डला भी हुआ है, जिसको अगर अपना कंसेप्ट और इसको रिवाइज करना है तो, है ना।
बट यहाँ उसको उतना डिटेल में नहीं लिखना है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। जब 5th सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आएगा हमारे पेपर में तो हमको ऐसे ही लिखना है, जैसे थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया, प्लैंक ने क्या बोला, कैसे किया और भाई ये डिराइव करके लेके आया। इसके रिजल्ट्स को हमको बताना है क्योंकि हम फेलियर बता रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स की और क्वांटम मैकेनिक्स की उपलब्धियों को बता रहे हैं। यहाँ पे डिटेल में एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है? तो चलिए, तो इस फॉर्मूले को डिराइव किया प्लैंक ने और उसके आधार पर उन्होंने इन रिजल्ट्स को, इन परिणामों को दिया। तो यह नियम दर्शाता है कि उच्च आवृत्तियों पर अर्थात जो छोटी तरंगदैर्ध्यों पर ऊर्जा धीरे-धीरे घटती है। देखिए जरा यहाँ पर हायर फ्रीक्वेंसी पर ये देखिए, ये एनर्जी डेंसिटी का टर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जहाँ पर e की पावर में h न्यू बाई kT है, तो न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको वैल्यू मिलेगी जो कि 1 अपॉन होने की वजह से इसकी वैल्यू को डिक्रीज आउट करेगी। जब और कम जब फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे, जब आप एक लिमिटेड वेवलेंथ पे रहेंगे तो इसका मान नगण्य हो जाता है। इसका मान नगण्य मानते हैं तो बड़ी जो फ्रीक्वेंसी उसके लिए इसका मान नगण्य होता है, तो फिर ये केवल ये मिलता है जो कि रेले जीन्स के नियम के बराबर होगा। और बहुत छोटी-छोटी फ्रीक्वेंसी पे जब हम चले जाएँगे तो एक्स्पोनेंशियल टर्म होने की वजह से उसका मान जो है ऐसे जाके फिर ऐसे घटता है। तो ये इक्वेशन मैथमेटिकली ग्राफ में भी उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। ठीक है? और क्या बोलता है? निम्न आवृत्तियों पर यह रेले जीन्स के नियम से मेल खाता है। छोटी आवृत्तियों पर रेले जीन्स के नियम से मेल खाता है, मतलब जब आप छोटी आवृत्ति पे रहेंगे तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है, ये नेगलेक्ट हो जाता है। वो वहाँ पर सब आप डिटेल में पढ़े हैं ना, तो ये वाला टर्म हटा देते हैं फिर छोटी आवृत्तियों को, तो केवल ये बचता है। तो इसके आधार पर आपकी फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू ई लैम्ब्डा, तो जो वो ग्राफ है, ग्राफ का ये वाला हिस्सा, ये वाला एक समय तक जो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा यहाँ तक समझाता है। फिर जब फ्रीक्वेंसी आपकी छोटी होनी शुरू हो जाती है, तो फिर एनर्जी कायदे से डिक्रीज़ होने लगता है, फिर इस वाले पद का प्रभाव दिखने लगता है। फिर ये वाले पद को नेग्लेक्ट नहीं मानते एक्स्पोनेंशियल वाले पद को, है ना? तो फिर उस आधार पे फिर हमको उच्च आवृत्ति पर या वीन के विस्थापन नियम से मेल खाता है कि वीन का विस्थापन नियम क्या बोलता है कि इस तरह का सेटअप है, तो इस कर्व से और एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपका कांस्टेंट के बराबर होगा और सभी प्रकार के वेवलेंथ के लिए, तो ये बताता है। तो ये तुल्य मेल खाता है, इसको लिखना है आपको। यह नियम पराबैंगनी आपदा की समस्या को भी हल करता है, जिसको क्लासिकल भौतिकी नहीं कर पाई थी। ठीक? पराबैंगनी आपदा मतलब हम इन्फिनिटी तक जाएँगे तो भी हमको एनर्जी मिलती ज रहेगी, ये बोलता था। तो ये डॉट लाइन बताता था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल वक्र से मैच खाने लगा, जो प्लैंक ने जो अपना फ़ॉर्मूला दिया उसके आधार पे, तो फिर वो समस्या भी सुलझ गई। तो इतना लिखना है आपको। ये शॉर्ट फॉर्म में डिटेल में लिखना है। यहाँ पे सिलेबस में लिखने का तात्पर्य इतने लिखने से ही है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। ठीक? हमको बहुत डिटेल में ब्लैक बॉडी रेडिएशन और प्लैंक के इस पूरे लॉ को डिराइव नहीं करना है। अभी जितना हमने यहाँ पे लिखा है, उस आधार पे आपको समझाना है। ठीक, चलिए अगला मैं एक्सप्लेनेशन लेता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है। मैं एग्जाम ओरिएंटेड वे में ही आपको बता रहा हूँ। मैं इसकी बहुत डीप नॉलेज ये सब पे नहीं हूँ ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जाम में जब आएगा बड़े मार्क्स में 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर में, हमारे यहाँ के आधार पे कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे और उसके पीछे का साइंस क्या है, आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या होगा, उसको भी जानेंगे। ठीक? तो चलिए इस टॉपिक पे आता हूँ मैं कि हमारा दूसरा टॉपिक जिसको अच्छा थोड़ा-सा यहाँ पे फोटॉन के बारे में कुछ डेटा है जिसको आपको कलेक्ट करके रखना है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि सन के कोर पे या फिर विभिन्न तारों के कोर पे डेवलप होता है और रेडिएशन के फॉर्म में हमारे प्लैनेट तक आता है। या और कहीं से भी जो भी रेडिएशन बन रहे हैं, गैलेक्सी के विस्फोट से, सुपरनोवा से या और कॉमेट से या डिफरेंट कॉस्मिक रे से, जो भी वो सब फोटॉन उसमें इंक्लूड है। तो उन फोटॉन का हम लोगों ने जाना था कि जो विराम द्रव्यमान है वो 0 होता है। वो ऐसा पार्टिकल है, अगर वो रुका हुआ है तो उसका कोई द्रव्यमान नहीं है, कोई मास नहीं है। लेकिन अगर फोटॉन चल रहा है, अगर फोटॉन गति कर रहा है तो उसमें रिलेटिविस्टिक मास होगा, उसके कुछ द्रव्यमान होंगे। तो उसी फोटॉन के संवेग मतलब गति की मात्रा, चलने में मोमेंटम का क्या इफेक्ट होगा, उसके मोमेंटम और उसके मास के लिए यहाँ पे अपन को फॉर्मूला निकाल के रखना है, न्यूमेरिकल आता है और हायर जब यूनिट में इसमें पहुँचते जाएँगे हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह वाले में, तो हमको इन फॉर्मूलों का यूज़ भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि फोटॉन का गतिक द्रव्यमान आखिर कितना होगा। तो फोटॉन का गति करते हुए द्रव्यमान कितना होगा, तो फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर h न्यू, ये प्लैंक बोलता है।
h जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका मान ऊर्जा के यूनिट में रहता है, एनर्जी को बताता है 6.6 समथिंग 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड, ऐसा आपको दिखने को मिलेगा। अप्रॉक्स वैसे ही होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 के आसपास। और हम रेस्ट मोमेंट करते हुए फोटोन का मास निकालना चाहते हैं। तो आइंस्टाइन का रिलेटिविटी में हम लोग पढ़े हैं कि एनर्जी मास रिलेशन ई बराबर m इंटू वेलोसिटी ऑफ स्पीड लाइट का स्क्वायर के बराबर होता है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो इन दोनों फोटोन की चाल भी, चूंकि फोटोन भी लाइट की स्पीड से ही चलता है, तो उसका स्पीड भी हम लोग c ही मान सकते हैं, और वो कितना होता है जी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों इक्वेशन एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोटोन की एनर्जी अगर इतनी है और वो लाइट की स्पीड से चलती है तो उसका जो एनर्जी भी इतना बनेगा। तो h न्यू इज इक्वल टू m c स्क्वायर, और यहाँ से m की मान अगर मैं निकालना चाहूँ, मास निकालना चाहूँ गलती करते हुए फोटोन के लिए, तो m इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर। और मैं जानता हूँ कि वेवलेंथ और आवृत्ति में ये रिलेशन होता है, ठीक, कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। ये वाला रिलेशन हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं कि v इज इक्वल टू एन लेमडा, जहाँ v क्या है, वेग है, n आवृत्ति है, और लेमडा तरंग दैर्ध्य है। ठीक, ये मेरे ख्याल से सेकंड सेमेस्टर या आप फर्स्ट सेमेस्टर में वेव्स वाला जो पढ़े होंगे, तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध बोलते हैं इस समीकरण को। v बराबर n लेमडा, वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। तो हमारे केस में वेग कौन है, प्रकाश की चाल है। हमारे केस में आवृत्ति कौन है, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे फोटोन के केस में वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, तो लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी न्यू की मान निकालना चाहूँ तो c बाई लैम्डा आएगा। उसको अगर मैं यहाँ पे न्यू के जगह रखूँ यहाँ पर, तो वो c बाई लैम्डा और फाइनली एक c कैंसिल आउट होके h बाई लैम्डा c होगा। ठीक, तो कुल मिला के m का मान मुझे ये मिला कि m इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा c। दिस मच अमाउंट ऑफ मास फोटोन कंटेंट ड्यूरिंग हिज ट्रेवल। जब वो ट्रेवल करता है तो इतना मास वो लेके चलता है। जो भी वेवलेंथ का लाइट रहेगा, नीले रंग का है तो लैम्डा बदल जाएगा, लाल रंग का है तो लैम्डा बदल जाएगा, पीले रंग का लाइट है तो लैम्डा बदल जाएगा। और सी प्रकाश की चाल है, एच प्लांक कांस्टेंट है। आप रख के हम आप ये बता सकते हैं कि पीले रंग के फोटोन की चलता हुआ मास कितना होगा, नीले रंग के फोटोन का चलता हुआ मास कितना होगा। इस फॉर्मूले का यूज करके निकाला जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या पेपर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। एवं मोमेंटम, संवेग। अब चूंकि उसमें मास है, हमने प्रूफ कर दिया चलते हुए फोटोन में मास होता है, तो उसका मोमेंटम भी होगा जी। मोमेंटम मतलब p बराबर मास इनटू वेलोसिटी, जो गति की मात्रा को बताता है वो मोमेंटम होता है। संवेग, तो मोमेंटम का इस फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। हमारे केस में स्पीड क्या है, c है, लाइट की स्पीड m इंटू सी। तो m और का मान अभी हम लोग इतना निकाले हैं, लैम्डा h अपॉन लैम्डा c। तो यहाँ पे m का मान रखोगे तो c कटेगा ऊपर नीचे, यहाँ से देखिए इन दोनों को। तो फाइनली p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा मिलेगा। तो ये एक मोमेंटम का फॉर्मूला है जिसको याद करके रखना है आपको, कि जब भी फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला में लिखूं p बराबर तो h अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज अ वेवलेंथ ऑफ एनी टाइप ऑफ कलर्ड लाइट एंड h इज अ प्लांक कांस्टेंट। और अगर इसको हमको फ्रीक्वेंसी के पद में लिखना है तो उसको क्या बोलते हैं, हमारे मोमेंटम को। तो चूंकि हम लोग जानते हैं इसी फॉर्मूले का यूज करके कि भाई मेरा c जो होता है न्यू लैम्डा होता है, और यहीं पर अगर मैं m के जगह ये c और इस c के जगह न्यू लैम्डा रख दूं, तो मुझे एक टर्म ये वाला मिल जाएगा। ये वाला कहीं कहीं ऐसा यूज करते हैं कि मोमेंटम को h न्यू बाई c भी कहा जाता है, उसी को रखेंगे तो आ जाएगा ना। तो ये जो जितने डिब्बे में मैं घेरा हुआ हूँ, ये इनको याद करके रखना है आपको ना आगे आने वाले क्लासेस के लिए, कि मास फोटोन का इतना होता है, मोमेंटम इतना होता है वेवलेंथ के पदों में, और फ्रीक्वेंसी के पदों में वेवलेंथ जो है इतना होता है। क्योंकि लैम्डा की जगह आप वही सी बाई न्यू रखते हैं, न्यू पलट के ऊपर जाता है यहाँ पे, बस यहाँ पे ये सी बाई न्यू है ना। तो ये एक छोटा सा जानकारी था जिसको जानना जरूरी है। इसके पहले आपको मास और उसके लिए, हाँ, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू मैं थोड़ी देर पहले आपको रिकॉल करा रहा था, ये समथिंग ऑफ 6.6 याद रखते हैं हम लोग, आगे भी डिजिट होता है, बट 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड, जो कि एनर्जी का एक यूनिट है, एनर्जी को बताता है। चलिए, आज के इस डिटेल क्वांटम एक्सप्लेनेशन क्लास में दूसरा टॉपिक हम लोग लेंगे, जो कि आएगा आपके पेपर में, आता है और बड़े मार्क्स में आता है, जिसको हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बड़े मार्क्स में आएगा तो पहले हमको समझाना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे पाया गया, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या थे उसको लिखना है यहाँ पे, और उसको क्वांटम तरीके से, जैसे प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाया,
वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने अपने इक्वेशन से समझाया। तो आइंस्टाइन को जो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिराइव करने के लिए मिला है। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी डिराइव की, उसने एनर्जी मास रिलेशन बनाया जिसके बेस पे एटम बम बने, हाइड्रोजन बम बने, परमाणु बम बने, है ना। तो नाभिकीय विखंडन संलयन सब उस फॉर्मूले से बने, लेकिन नोबेल उनको उस चीज के लिए नहीं दिया गया है। नोबेल प्राइज जो उनको मिला है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में समझाने के लिए, उससे रिलेटेड इक्वेशन डिराइव करने के लिए मिला है। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि आखिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। जानते आप सभी हैं, लेकिन लिखना कितना है। पेपर में आएगा तो आप हाथ से पेन से अपने कितना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उसको एक स्पेसिफिक फॉर्म पे यहाँ पे एक पैराग्राफ के थ्रू समझाया गया है। चलिए समझते हैं रीड करते हुए। सबसे पहले आप जाने स्टूडेंट, रेडिएशन जब भी मैं बोलूं या विकिरण जब भी मैं बोलूं तो वो क्या चीज है? कलेक्शन ऑफ फोटोन। फोटोनों को जो संग्रह है उसी को ही रेडिएशन बोलते हैं हम लोग। ठीक। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलता क्या है, क्या चीज है ये? बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, पढ़े होंगे, 11th-12th में भी होगा, बट यहाँ हमें लिखना है ना, पेपर में लिखना है। मैं उस कॉन्सिक्वेंस से आपको बता रहा हूँ। जब किसी धातु सतह से फॉर एनी टाइप ऑफ मेटल के सरफेस पे जब एक सफिशिएंट रेंज का जो वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति या ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण मतलब रेडिएशन आपतित होता है, तब धातु की सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन आपतित विकिरण की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। धातु की सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन कहने का तात्पर्य ये है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर ये न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन यदि मूव कर रहा है, तो जो अंतिम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से बहुत कम बल से बंधा रहता है, और यदि बाहर से यदि आप उसको एनर्जी सप्लाई कर दोगे तो वो अपने अंतिम बैंड को छोड़ देता है और फ्री तरीके से मूव करने के लिए वो आजाद हो जाता है। और वो फ्री तरीके से मूव करता है जब, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने का यही सिद्धांत है, आप लोग छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी टाइप का रेडिएशन यदि मेटल सरफेस पे, विशेष प्रकार के मेटल सरफेस पे आपतित होता है, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर देता है। फलस्वरूप वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है एनर्जी पाके। इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा धातु सतह के कार्य फलन से अधिक होने पर एक रेंज होता है, एक स्पेसिफिक बॉर्डर को पार करना होता है। उन इलेक्ट्रॉनों को पार होने पर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर मुक्त रूप से विचरण करते हैं। तो यहाँ पे धातु की सतह को छोड़कर मुक्त रूप से विचरण करते हैं कहने का तात्पर्य है कि वो पूरा पूरा मेटल से निकल के हवा में नहीं तैरेगा ना। कई लोगों को ऐसा लगता है वो मेटल के अंदर ही रहता है, बट अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बॉन्ड से छूट जाता है। वो फिर किसी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स वगैरह में नहीं रहता। कई बच्चों को लगता है कि धातु की सतह से मुक्त होकर गति करता है, मतलब बाहर नहीं कर रहा है भाई, उसी तार में, कॉपर का तार है, एल्युमिनियम का है, जो भी हो उसमें करता है ना, तो मुक्त रूप से विचरण करता है। यह परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। इस प्रक्रिया में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तथा इससे उत्पन्न होने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा बोलेंगे। कुछ स्पेसिफिक वर्ड आपके पैराग्राफ में आने चाहिए, कार्यफलन, फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश विद्युत धारा। इस पैराग्राफ से आपने बता दिया, समझा दिया। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है, क्या जाना गया, क्या परखा गया, एक्सपेरिमेंटल चीजों को करके, विभिन्न धातुओं को लेके रेडिएशन में रख के क्या नियम हमें मिले। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, ऐसा करके पेपर में आता है। या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाएंगे जब किसी प्रकार का, तो उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या नियम है उसको स्टेटमेंट के वाइज में लिख दिया रहता है और पूछता है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ऑब्जेक्टिव वाले जो कॉम्पिटिटिव के पेपर में भी आपको ये 4 स्टेटमेंट दिख दिख जाएंगे, तो याद करके चलना है। तो क्या नियम है कि अगर एक्सपेरिमेंटली आपके पास कोई मेटल सरफेस है, उसमें फोटोन आपतित हो रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी होता है जब धातु की सतह पर आपतित होने वाला जो प्रकाश है एक निश्चित आवृत्ति, एक एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू नॉट बोलते हैं, जो आने वाली फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। इस न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग देहली आवृत्ति या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से उसका मान आने वाले वेवलेंथ का ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके उत्सर्जन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी इसको मैं आपको एप्लेट के थ्रू भी समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा वो कितनी गति से चलेगा, वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। मतलब आने वाला
जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, ना कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करेगा। कितना इंटेंसिटी से आ रहा है, कितनी तेजी से आ रहा है, उस पे निर्भर नहीं करेगा, बल्कि किस फ्रीक्वेंसी का आ रहा है उस पे निर्भर करेगा। कहने का मतलब है, अगर मैं सोलर प्लेट की बात करूं, ये इसी पे आधारित है सोलर प्लेट। तो सोलर प्लेट के लिए अधिकतम तीव्रता कब होगी? दोपहर के समय होगी, अधिकतम तेज। तो उस समय आपको कॉमनली, अगर आप लोगों को, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बोलेंगे कि बिजली कब सबसे ज्यादा बनेगा, तो बोलेगा कि जब बहुत ज्यादा धूप रहेगा उस समय ज्यादा उसमें धूप पड़ेगा और उससे हमको ज्यादा बिजली मिलेगी। तो हम, ये तो वही हो गया कि जितनी ज्यादा तीव्रता रहेगी उतना ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये सही नहीं है। फ्रीक्वेंसी आपकी उस रेंज की रहेगी जो देहली आवृत्ति से ऊपर की रहेगी, तब ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो दोपहर के समय में धूप तेज होता है, ये बात तो सही है, बट आप अल्ट्रावायलेट रे या छोटी तरंगदैर्ध्य का विकिरण भी उसी समय आता है सूर्य से। अल्ट्रावायलेट रे सबसे तेज और उसका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी यह है उस रेंज का रहता है। सुबह के समय, रात के समय, इसीलिए शाम के समय आपका सोलर प्लेट उतना काम नहीं करेगा, दोपहर को करेगा। तो क्लासिकल फिजिक्स ये बोलता है कि घाम ज्यादा है, धूप ज्यादा है, इसलिए ज्यादा बिजली बन रहा है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स बोलता है घाम धूप से मतलब नहीं है हमको, हमको मतलब है कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट उस समय आएगा, उसमें जो आएगा फोटोन, उसकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी की रेंज की रहेगी कि वो इलेक्ट्रॉन को छुड़ा पाएगा, तो इसलिए बिजली बनती है। ठीक, तो ये वो स्टेटमेंट है। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है सतह पर आपतित होने वाली प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। अब ये कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ये डिपेंड करता है कि कितना तेज है धूप आपका, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, ये कितना तीव्रता है, क्योंकि जितना तीव्रता होता है उतना ज्यादा फोटोन आता है। ये सीधा सीधा रिलेशन किससे है कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। तो जितना ज्यादा फोटोन आएगा उतना संख्या में वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ठीक, तो उतनी संख्या में वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के फ्री होने का बाद जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। इंटेंसिटी ज्यादा है तो फोटोनों की संख्या ज्यादा है, ये सही है, लेकिन वो आने वाला फोटोन की आवृत्ति या वाइब्रेशन कैसा है ये डिपेंड करता है। और छोटे फ्रीक्वेंसी से ही इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रे या नीले रंग के प्रकाश में होता है। ठीक, और एक चीज है कि धातु की सतह पर प्रकाश पड़ते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। मतलब जैसे ही धातु की सतह पर लाइट पड़ा, तुरंत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसमें किसी भी टाइप का टाइम गैप नहीं लगता कि नहीं भाई चलो 2 मिनट गर्म होने दो फिर जाके बिजली बनना शुरू होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखा गया। अब हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तरंग सिद्धांत क्या बोलता है? तरंग जब चलता है तो तरंग सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो तरंगों का आयाम भी बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, जिससे तरंग की ऊर्जा भी बढ़ेगी। फलस्वरूप फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़नी चाहिए। प्रायोगिक रूप से ऐसा सत्य नहीं होता, इस तरह से नहीं होता। मतलब यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर तरंगों का आयाम भी बढ़ेगा, तरंग अगर मान रहे हो तो मतलब ऐसा बड़ा वाला तरंग बनेगा, ऐसा बड़ा वाला। अब बड़ा वाला तरंग बन रहा है मतलब उसमें एनर्जी भी ज्यादा बननी चाहिए, एनर्जी भी ज्यादा होगी तो फिर ज्यादा फोटोन भी निकलना चाहिए। लेकिन भाई लाल रंग का तरंग दैर्ध्य तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन लाल रंग से कहाँ इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है? नहीं होता। बड़ी तरंग दैर्ध्य के जो प्रकाश है, विकिरण है, उससे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। तो प्रायोगिक रूप से ऐसा नहीं होता। क्लासिकल फिजिक्स तरंग मान के ऐसा बोलता है, तो ये गलत हो गया। तरंग सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करते। तरंग सिद्धांत ये बोलता है कि भाई जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है आने वाले विकिरण की, उस पर डिपेंड नहीं करता उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्वांटम फिजिक्स बोलता है, वो बोलता है कि देहली आवृत्ति को पार करना पड़ेगा भैया, तभी इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो प्रायोगिक रूप से देहली आवृत्ति को पार करना आवश्यक है। तो ये क्लासिकल फिजिक्स का स्टेटमेंट है, ये भी क्लासिकल फिजिक्स का स्टेटमेंट है। ये सारे स्टेटमेंट आपको लग रहा होगा कि मैं स्टेटमेंट में थ्योरी वोरी पढ़ा रहा हूँ, है ना, बट डोंट टेक इट्स अ वेरी इजी। आप जब हायर लेवल एग्जाम्स दिलाएंगे, हायर लेवल एग्जाम मतलब क्या? हायर लेवल एग्जाम कई लोगों को लगता है ना, तो जियो फिजिक्सिस्ट का एग्जाम यूपीएससी इसको कंडक्ट कराता है।
और आपके जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम जिसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इसरो में जगह अगर आप फिज़िक्स के फील्ड में कहीं भी एंटर करते हैं, उसको जो इसरो कंडक्ट कराएगा, आप नेट का पेपर देंगे या गेट का पेपर देंगे, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो पेपर देंगे, तो यही स्टेटमेंट आपको लिख के दिया रहेगा 4 ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में। आपको इसमें से सही और गलत चुनना रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर आपका कांसेप्ट यहाँ पे आपने बिल्टअप किया है, तभी आप थ्योरी स्टेटमेंट्स में सही गलत चुन पाओगे। स्टेटमेंट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि दोनों सही है कि पहला गलत है, पहले में क्या कमी है कि तीनों सही है कि 4 ऑप्शन ऐसा दे देगा, तो फिर अच्छे-अच्छे लोग उलझ जाते हैं। और या फिर आप यूपीएससी में मेंस लिए हैं, या फिर हाँ, सबसे नो जो रॉयल जॉब होता है फॉरेस्ट सर्विस का, जिससे डीएफओ या फॉरेस्ट ऑफिसर बनते हैं, वो अगर फिजिक्स को मेंस लेके लिखते हैं अपना, तो उनके भी ऑब्जेक्टिव या उसमें भी उस तरह से ये सारी चीजें आती हैं। तो आप एक बड़ी जर्नी पे हैं, आप केवल उस तरह की छोटी चीजों से डील नहीं कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट स्पेसिफिक वैसा ही लिखा गया है, हूबहू उठा के आप जब हायर लेवल पेपर्स को देखेंगे तो आपको ये ऐसी ही दिखे मिल जाएगी। तो हमें अपना कंसेप्ट बिल्टअप करना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो और क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलता है इसके बारे में? क्लासिकल फिजिक्स बोलता है कि धातु सतह पर आपतित प्रकाश की ऊर्जा को वितरित होने में समय लगेगा चाहिए तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु ऊर्जा संचित हो, ताकि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु ऊर्जा संचित हो सके। उसका कहना है कि भाई लाइट जब पड़ेगा तो उसको सतह को गर्म करने में थोड़ा समय लगेगा। जब वो ठीक ठाक एनर्जी आके एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकता है। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम क्या बोलता है जी? नहीं भैया, जैसे ही सतह पर प्रकाश पड़ेगा तुरंत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। इसमें कोई वो ऐसा टाइम नहीं लगता। तो ये क्लासिकल फिजिक्स के 3 स्टेटमेंट, ज्यादा नहीं है, 3 ये लिखना है आपको, ये बताना है। ठीक, तो ये फेलियर है, ये नहीं समझा पाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके 5th सेमेस्टर में पूछा जाता है, तब पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स किस तरह से इसको समझाने में असफल रहा? आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के द्वारा, या आइंस्टाइन ने किस प्रकार से अपने समीकरण के द्वारा इस सिद्धांत को समझाया, या आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की व्युत्पत्ति कीजिए, इस आधार पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे समझा जा सकता है। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कि आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो अब हम इसके क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहेंगे, जिसको आइंस्टाइन ने बताया इन द एरा ऑफ 1905 में। 1905 में आइंस्टाइन ने मैक्स प्लांक के क्वांटम नियम के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या की। क्या कहा भाई उसने कि पेपर में जैसा लिखना है वही स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए नहीं लिख रहा हूं। एक स्टूडेंट कैसे अपना आंसर लिखेगा, कितने लाइन लिखेगा, वो चीज। ठीक, इन 1905 द आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड ऑन द मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो आइंस्टाइन के अनुसार जो ऊर्जा युक्त फोटोन है, ये जो चित्र में देखिए आप, ये अगर एक मेटल का सरफेस है और ये पीली रेखाएं जो ऊर्जा युक्त फोटोन को लेके आ रही हैं, ये जो इस पे चल रही हैं, तो ये छोटे छोटे डॉट जो दिख रहे हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस अपने लास्ट ऑर्बिट को छोड़ के निकल रहा है ना, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये धातु की सतह को छोड़ के हवा में नहीं चला जा रहा है। ये गलत बनाते हैं पेपर में या फिर जो भी, बट एक्सप्लेनेशन में आपको ऐसे ही एक कॉमन सा बनाना पड़ता है। वो अपने एक एनर्जी ऑर्बिट को छोड़ देता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में बंधा है और अगले उसमें चला जाता है, फ्रीली मूव करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यदि छूट रहा है, अगर मैं कहूँ कि ये तार के अंदर का सीन है जी, तार है, मान लो मेटल का तार है, तो ये सारा सीन इसके भीतर ही हो रहा है, वरना आप लोग समझोगे कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन तार से बाहर चला गया है। चलिए इसको ऐसे मैं अगर कर लेता हूँ, ये सारा सेटअप अंदर में है। तो फोटोन लाइट विकिरण जब इसके इस सतह पे पड़ा है, तो उसके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो है निकलकर फ्रीली मूव कर रहा है। तो क्या क्या आइंस्टाइन का क्या कहना है? आइंस्टाइन के अनुसार जो ऊर्जा युक्त तो फोटोन धातु की सतह पर आपतित होता है, तब इलेक्ट्रॉन को जो वो अपना ऊर्जा देता है, वो ऊर्जा दो प्रकार से विभाजित होता है। जो फोटोन अपने साथ एनर्जी लेके आ रहा है ना, कितना एनर्जी लेके आ रहा है जी? कितना एनर्जी लेके आ रहा है? E बराबर एच न्यू, है ना। ये जो एनर्जी लेके आता है उसको इलेक्ट्रॉन को दो रूप से देता है। उस एनर्जी का एक भाग इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से, मतलब उसके लास्ट ऑर्बिट से छुड़ाने में या उत्सर्जित कराने में लग जाता है, और बची हुई एनर्जी का जो भाग है इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में लग जाता है। ठीक, उसको काइनेटिक एनर्जी भी देना पड़ेगा ना, तब तो वो वहां से जा पाएगा, तब तो वो वहां से फ्रीली मूव कर पाएगा। भाई दौड़ेगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सिर्फ छोड़ा दोगे तो वो बैठे रहेगा, और बैठे हुए इलेक्ट्रॉन से आपको बिजली नहीं मिल रही है।
तो जो फोटोन चल के आता है इसी प्रकार से होता है। जैसे और दूसरे जो वेवलेंथ की तरंगे होती हैं, जो विकिरण होता है हरे रंग का या लाल रंग का, वो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से छुड़ा बच सकती होंगी, लेकिन इतनी एनर्जी उसमें नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन दौड़ सके, उसको काइनेटिक एनर्जी भी तो चाहिए। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप आप और आपके दोस्त के साथ मिलके आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे आप बढ़िया सा ऑर्डर करते हैं, खाना-वाना खाते हैं, बढ़िया 2-3 हज़ार का आप समझ लीजिए 2000 का बिल होता है। अचानक से आप पाते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पैसे कहीं पे गिर गए या खो गए। अब आपका जो अब आपको बिल वहाँ पे देना है, तो अब आपको क्या करेगा जो रेस्टोरेंट वाला है वो आपको वो बाँध के रख लिया, बंधक बना लिया। बाँध के रख लिया कहने का मतलब ये है कि बाँधा नहीं, आपको बंधक बोला कि भैया जब तक पैसा नहीं दोगे मैं जाने नहीं दूँगा, है ना? तो आप अब चूँकि उसके एनर्जी से बंध गए, अब जब तक आप उसको ₹2000 नहीं चुका दोगे, तब तक आप वहाँ से जा नहीं सकते। तो ये बँधा हुआ इलेक्ट्रॉन है। और फोटॉन जो लेके आ रहा है, समझ लीजिए कि मान लीजिए फोटॉन आप इलेक्ट्रॉन हैं जो 2000 के नेगेटिव एनर्जी से बंधे हुए हैं। अब अगर आपको कहीं से ₹2000 मिलेगा, तो आप ₹2000 उस रेस्टोरेंट वाले को देके उस बंधन से केवल निकल सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपका घर वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और आपको घर आना है और घर आने के लिए भी आपको ऑटो किराया लगेगा, जिसमें आपको 200-300 रुपए लगने हैं, 100 रुपए लगना है। तो फोटॉन जो एनर्जी लेके आएगा वो 2000 के साथ-साथ आपको 200 और चाहिए ना, तब तो वहाँ से आप मूव कर पाओगे, अदरवाइज़ आप सिर्फ़ वहाँ पे छूट के बैठे रहोगे। तो घर भी आने के लिए या आप अपने आप को मूव करने के लिए फ्री आज़ाद उस जगह से कहीं और जाने के लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए। तो ये वो कांसेप्ट है कि जो फोटॉन एनर्जी लेके आता है, वो आधा चीज़ उसको छुड़ाने में लगाता है, जितना उसका बंधन है उससे, और आधा चीज़ उसको काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा प्रदान करने में लगाता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से उत्सर्जित करने के लिए एक आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु को हम लोग क्या बोलते हैं जी? कार्यफलन बोलते हैं। ठीक? ये सिंबल के अकॉर्डिंग फाई नॉट है। मतलब भाई आपको चाहिए ₹2000 यहाँ से छूटने के लिए, और आपका कोई हरे रंग का दोस्त आया, वो बोलता है भैया ले ₹500 ले ले, छूट पाओगे? नहीं छूट पाओगे। आपका कोई लाल रंग का दोस्त आया, बोलता है ले ₹700 ले ले, छूट पाओगे? नहीं छूट पाओगे। आपके नीले रंग का कोई दोस्त आया और बोलता है ले भाई ₹2500 रख, ₹2500 रख, तो भाई 2000 तू इस बंदे को दिया और ₹500 लेके तू फिर इसको, तेरे को जिधर जाना है उधर जा। तो फिर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी ज़रूरत है आपको छूटने के लिए, वो है धातु का कार्यफलन, उसी को फाइन नॉट से डिनोट करते हैं। इसीलिए हरे रंग, पीले रंग, लाल रंग से फोटॉन डेवलप नहीं होता है। ब्लू कलर या हायर फ्रीक्वेंसी या छोटे फ्रीक्वेंसी वाले तरंगों से हम फोटॉन को वो निकाल सकते हैं और उसको चला सकते हैं। तो फिर धातु का कार्यफलन कहा जाता है इसको, तभी वो डेवलप होगा। ठीक? तो चलिए इसका एक पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन एक थोड़ा-सा देख लेते हैं और फिर आइंस्टाइन के इक्वेशन को जल्दी से डिराइव करेंगे। ठीक है? ओके स्टूडेंट, इस फेनोमेना को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आप एक छोटा-सा सेटअप आपको दिखाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये लाइट है, ये डार्क लाइट है। मतलब छोटा फ्रीक्वेंसी का ना, मतलब बड़े वेवलेंथ का। रात का समय है समझ लीजिए। ये वेवलेंथ कितना है इस लाइट का? 686 नैनोमीटर 786 नैनोमीटर का है। ये एम्पियर है, जो करंट बताएगा, ये पावर सप्लाई है जो कि इसको डिफाइन करने के लिए है। अब फोटॉन की डेंसिटी अगर इस तरह से आ रहा है लगातार यहाँ पर लाइट, तो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से निकलेगा, वो इस तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। अभी रात का समय है, मान लीजिए हम ये वाला शिफ्ट करना हो, ये सुबह लाल रंग का लाइट आ गया, जो ये देखिए जो शिफ्ट भी हो रहा है लाइट, वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ये मॉर्निंग का समय है, अभी भी फोटॉन उत्सर्जित नहीं हो रहा है, ये आपके नारंगी लाइट रंग का लाइट आ गया। ठीक? नारंगी मतलब सुबह का सूर्य है, आ, आपके लिए 7-8-9 बजे तक का। फिर और लाइट फेड होते चले जाएगा। अभी भी देखिए ये ग्रीन रंग का लाइट आ गया, ये उसकी वेवलेंथ बदल रही है ना, ये 551 नैनोमीटर। देखिए इधर और जाऊँगा मैं, तो ये 542 नैनोमीटर। फिर इधर चलते जाऊँगा, चलते जाऊँगा, चलते जाऊँगा, यहाँ पे इस बॉर्डर। अब देखिए, जब आप इस लाइट पर हो, यहाँ पर, अब फोटॉन निकलना शुरू हुआ। अब सॉरी इलेक्ट्रॉन, आई एम सॉरी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस फोटॉन के इफेक्ट से निकलना शुरू हुए हैं, जिसको हम इस तरफ इलेक्ट्रॉन को इधर कैथोड में कैच करके कितना करंट, उनके मोमेंट से कितना करंट प्रोड्यूस होगा, उसको यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। देखिए, ठीक, वोल्टेज को भी आगे पीछे करेंगे।
अगर ज़्यादा वोल्टेज करेंगे तो कम दिखेगा, तो एकदम कम में रखे हैं तो इतना इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहा है, देखिए। अब जैसे-जैसे मैं इधर और बढ़ूँगा, छोटे फ्रीक्वेंसी वाले तरंगों की ओर जाऊँगा, जैसे ये ब्लू हो गया, अल्ट्रावायलेट लाइट और इधर होगा, ये ब्लू में आ गया। देखिए अब उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और बढ़ रही है और साथ ही साथ वो बहुत तेज़ी से भी जा रहे हैं, उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ रही है। फोटॉन इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित हो ही रहे हैं, उनमें गतिज ऊर्जा बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। हम और अल्ट्रावायलेट की तरफ चले जाते हैं, देखिए। ये इस तरफ हम लोग चले गए, मतलब यूवी रे की तरफ चले गए। यूवी रे की तरफ चले गए तो मतलब और तेज़ी से हमको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोड्यूस होने लगेंगे। तो ये देखिए लगातार फोटॉनों के इस मेटल सतह पे आपतित होने से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो जैसे-जैसे हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएँगे, उतनी ज़्यादा और एक रेंज के बाद फिर ज़्यादा बढ़ाएँगे तो फोटॉनों का उत्सर्जन कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा वाला रेंज ये है ना, ये अल्ट्रावायलेट से लेके ब्लू वाला रीजन, यहाँ तक में मेरे को फोटॉन मिलता है, देखिए ज़रा। ये उस कलर का, और अगर इधर मैं जाऊँ तो देखिए, इधर तो मिल ही नहीं रहा है। ये लाल रंग का जो प्रकाश है, पीले रंग का जो प्रकाश है, ये हरे रंग का जो प्रकाश है, कहाँ इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है? लाइट तो आ रही है मेटल सरफेस पे। जैसे ही ब्लू वाला इफ़ेक्ट आएगा, जैसे ही आप पहुँचेंगे तब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, देखिए इस बॉर्डर पे इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं वो धीरे-धीरे जा रहे हैं। और जैसे-जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएँगे, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएँगे, तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ रही है, वो तेज़ी से दौड़ रहे हैं, तेज़ी से दौड़ रहे हैं। तो ये विज़ुअलाइज़ेशन आपको इस चीज़ को समझाएगा। आपके दिमाग में ये चीज़ हमेशा इमेजिनेशन होना चाहिए, ताकि वो थ्योरी की लिखी हुई चीज़ें आप अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव में रहेंगे, इस इमेजिनेशन को जब आप इमेजिन करेंगे अपने पिक्टोरियल मेमोरी पे, दिमाग में जो पिक्टोरियल मेमोरी आपका बैठेगा, तो कभी भी ये अच्छे से याद आएगा, कभी नहीं भूलोगे आप। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपको कोई चीज़ याद करना, रटना नहीं पड़ेगा। आपने इसको फ़ील कर लिया, आपने इसको सीख लिया, तो वो फिर सदा दिन आपको याद आएगा। चलिए जल्दी से आइंस्टाइन के इक्वेशंस को अपन अब डिराइव करते हैं, ठीक है? ओके स्टूडेंट, तो चलिए यदि आपतित फोटॉन की ऊर्जा h न्यू है, जो कि इतना एनर्जी लेके आता है हमको पता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, स्मॉल m हमने डिफाइन कर दिया है। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गति जो वेग है v है। और धातु का जो कार्यफलन है, आप समझ गए होंगे कार्यफलन क्या है, एक मिनिमम एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए आवश्यक है। तब आइंस्टाइन के अनुसार क्या होता है, वो क्या बोलता है कि भाई जो एनर्जी ई एच न्यू फोटॉन लेके आ रहा है, वो दो भाग में बटेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा बनाने के लिए दिया जाएगा, और एक तो इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए दिया जाएगा, जिसको धातु का कार्यफलन, जिसको फाई नॉट से प्रदर्शित करेंगे, ये होगा। तो भाई ये समीकरण ऐसा लिखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, मतलब यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी का मान मैं निकालना चाहूँ तो एच न्यू माइनस फाई नॉट, ये एच न्यू है, फाई नॉट इधर चला गया, तो एच न्यू माइनस फाई नॉट, पहला समीकरण। अब हम लोग ये जानते हैं कि प्रायोगिक निष्कर्षों के आधार पर यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू नॉट बोलते हैं, के बराबर अगर होगी, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा ना, उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ वो ₹2000 का एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था आपको, तो ₹1999 भी आपके पास रहेगा तो भी आप नहीं छूट पाओगे। ₹2000 के से जैसे ही ज़्यादा होगा तब आपके अंदर गति आ पाएगी, तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो न्यू नॉट के बराबर हो तो उत्सर्जन नहीं होगा, तो उस समय इलेक्ट्रॉन का वेग रहेगा क्या जी? वो गति कर पाएगा क्या जी? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी और चाहिए उसको छूटने के बाद भी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं पार किया तो ये 0 है। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे सिर्फ ₹2000 भी आपको मिल जाएगा तो आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल रही है। तो जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन है तो वेग 0 है। मतलब ये समीकरण 1 में v बराबर 0, जब न्यू बराबर कितना है? न्यू नॉट है। तो ये माइनस फाई नॉट होगा, और यहाँ से ये 0 है तो ये 0 हो गया, और यहाँ से फाई नॉट की वैल्यू आपको मिल गई, जिसका मान होगा h न्यू नॉट। इस फाई नॉट की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो आपको एक समीकरण मिलेगा 1/2 mv² h न्यू माइनस h न्यू नॉट, जिसको एक तरफ इस तरफ ले आएंगे और h को कॉमन ले लेंगे, तो न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये भी आइंस्टाइन के समीकरण का एक रूप है। इसको वेवलेंथ के रूप में जनरली लिखा जाता है, तो उसके लिए आप रिलेशन यूज करेंगे कि न्यू इज इक्वल टू c बाई लेमडा। ये थोड़ी देर पहले मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लास्ट होते होते समझाया था। तो h इज इक्वल टू c बाई लेमडा माइनस, इसको c बाई लेमडा नॉट बोलेंगे। लैम्डा नॉट क्या चीज है? देहली आवृत्ति से संबंधित देहली तरंग दैर्ध्य है, और लैम्डा क्या है? आने वाले फोटोन की तरंग दैर्ध्य है। इस तरफ 1/2 mv² तो रहेगा ही रहेगा। और हम लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? c को कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, 1/2 mv² तरंग दैर्ध्य के पदों में
तो ये दोनों जो बॉक्स में मैं घेरा वही आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन कहलाता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जाएगा। यह समीकरण आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है, जिसको क्वांटम फिजिक्स के आधार पर उन्होंने एक्सप्लेन किया। निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकला? अलग अलग फोटोन अलग अलग इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा संख्या में फोटोन आएंगे उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन होने की प्रोबेबिलिटी है। और फोटोनों की संख्या जो होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी। जितना तेज प्रकाश आएगा उतना ज्यादा फोटोन आ सकता है, और जितना ज्यादा फोटोन आएगा, जितना ज्यादा फोटोन टकराएगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी। मतलब तीव्रता जितनी ज्यादा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन उत्सर्जित होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति दहली जो न्यू है, आपतित फोटोन की जो आवृत्ति न्यू है, दहली आवृत्ति न्यू नॉट से यदि कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने वाला, तो जो उत्सर्जित होने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होने वाला है उसकी ऊर्जा नेगेटिव होगी भाई ना, जो कि संभव नहीं है। ठीक इस प्रकार दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर फोटोन का इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। तो ये एक डायग्राम यहाँ पे ऐसे बनाना है आपको। एक्स एक्सिस में हमने फ्रीक्वेंसी को ले लिया है, और इस एक्सिस में हम लोग इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को, जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिया है। अब यदि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, मतलब बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा नहीं मिल रही है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं बढ़ रहा है। ठीक, ये बढ़ाते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम के बाद फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी बिकने लगेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगा, चलने लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ाए तो ये नीचे का जो रेड डॉट लाइन है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। उससे ज्यादा होना चाहिए आपका ना जो ऊर्जा, जिसको निरोधी विभव बोलेंगे हिंदी में, या इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इससे नीचे तक का पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को रोक के रखा रहता है, इसके आगे जाएगा तो उसका ही ये डायग्राम है, इसको आप जरूर बनाएं। ये ऑब्जेक्टिव में भी ये डायग्राम को बना के पूछ देता है कि इस डायग्राम में और आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ का कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करता है, ये वाला रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला रिप्रेजेंट करता है, ये सब चीज ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर नहीं। तीव्रता पर गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करेगी, कितनी बारीकी से आके वो आपके फोटोन को हिट करेगा उस पर डिपेंड करता है, ना कि तीव्रता पर। तीव्रता पर क्या निर्भर करता है? संख्या। जितनी तीव्रता होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन होने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। बट इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से चलेंगे ये डिपेंड करता है आने वाले फोटोन की फ्रिक्वेंसी पे। तो स्टूडेंट्स ये आज का क्लास हम लोग इसी दो टॉपिक को लेते हुए इसको कंक्लूड करते हैं कि आज हम लोगों ने हमारे एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में हमने यूनिट नंबर 1 को हमारा चालू किया। लिमिट्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट कॉन्सिक्वेंस के आधार पे एक क्वेश्चन का आंसर देखा, जिसमें आपको सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स को एक पैराग्राफ में समझा के बिंदुवार किन किन जगहों पे वो फेल हुआ था उसको इस तरह से समझाना है। ये 10-11 पॉइंट है। उसके बाद कुछ हमको डिटेल में जिसके नाम लिखे हुए हैं उसको एक समरी या शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग कहूँ उस तरह से हमको थोड़ा डिटेल में समझना है, जिसमें से एक हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन था जो प्लांक के नियम पे बनता है, और दूसरा एक क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको आज के क्लास में हमने यहाँ तक कवर किया है। तो इसको आप लोग भी अपने एग्जाम ओरिएंटेड वे में जैसे अभी हमने पढ़ा है उस तरह से बना के उसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, और कोई भी अगर आपको डाउट किसी प्रकार का रहेगा तो आने वाले क्लास में हम उसको क्लियर करेंगे। अपकमिंग क्लास में हम लोग लिमिट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को ही लेते हुए कॉम्पटन इफेक्ट और स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर का शॉर्ट नोट्स वाइज हम आंसर तैयार करेंगे, जो मीडियम रेंज के क्वेश्चन के लिए रहेगा, और उसके एस्पेक्ट्स को भी समझेंगे। और फिर हम लोग इस यूनिट के दूसरे सेक्शन की ओर वेव पार्टिकल ड्युअलिटी पे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग इसको प्रिपेयर करके रखिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।